शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं वाचन कर रही हूँ हिंदी साहित्य का दूसरा अध्याय डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से। अभी तक स्वच्छंदतावाद, उत्तर स्वच्छंदतावाद का वाचन किए। अब इस वीडियो में प्रगतिवाद का वाचन कर रही हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक वैयक्तिक काव्य धारा के कवि बचे हुए हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल, जिनका समय 1915। अंचल जी की काव्य रचना का आरंभ आनंद की सिद्धावस्था से होता है। स्वच्छंदतावादी कवि की वायवी प्रेम के विरुद्ध उन्होंने मांसल या शरीरी प्रेम की कविताएं लिखी। प्यास का सागर तुम्हारा स्वप्न सा मधुस्पर्श नारी, जल रहा है प्रदीप्त अंगों में पिपासा कुल पुजारी। है तृषा इतनी विपुल कितना बनूंगा अब विकल में, एक पल के ही दरस में जल उठी तृष्णा आतल में। बाद में वे मार्क्सवादी दर्शन की ओर उन्मुख हुए। किरण बेला और करील में उनकी प्रगतिशील रचनाएं संग्रहित है, इनकी रचनाएं हैं। पर रह रहकर वे देहराग की ओर लौट आते हैं। संभवतः यही उनकी वास्तविक जमीन है। मधुलिका, अपराजिता, लालचुनर, वर्षांत के बादल आदि ये मुख्यतः देहराग का ही स्वरमुखर है। प्रगतिवाद, अगला काल है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का जो आंदोलन सन 1936 से आरंभ हुआ, उसके बीज छायावादी कविताओं से में ही बोए जा चुके थे। इसे आधुनिक काल के आरंभ तक ठेला जा सकता है। अंग्रेजी उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप साम्राज्यवाद विरोधी स्वरों की अनुगूंज भारतेंदुकालीन साहित्य में ही सुनाई पड़ने लगती है। किसानों मजदूरों की दुर्दशा की ओर भी लोगों का ध्यान गया। प्रेमघन ने तो किसानों की दुर्दशा का विस्तृत वर्णन किया है। मैथिली चरण गुप्त किसान नाम का एक काव्य ही लिखा है। पाल मुकुंद गुप्त लिखते हैं, आहा बेचारे दुख के मारे निस्दिन पच पच मरे किसान। आहा बेचारे दुख के मारे निस्दिन पच पच मरे किसान, जब अनाज उत्पन्न होए तब सब उठवा ले जाए लगान। ये बहुत इस पंक्ति में पूरी बात कह दी गई है कि मजदूर और किसान जो है वो मेहनत करता था, अनाज को पैदा करता था किसी तरह से, लेकिन जो बाद में मतलब जमींदार थे, वे अनाज को उठवा ले जाते थे लगान के रूप में। प्रगतिवाद एक वैचारिक आंदोलन था। इसे फ्रांस, इंग्लैंड और भारत के प्रगतिशील लेखक संघ से प्रादुर्भूत माना जाता है। प्रगतिशील लेखक से प्रादुर्भूत मानना इतिहास का मजाक उड़ाना है। केवल मार्क्सवादी विचारधारा का प्रवाह मानना भी गलत है। किसी विचारधारा के आने और पनपने के लिए उपयुक्त मौसम और तदनुरूप जमीन की आवश्यकता होती है। यदि तत्कालीन कांग्रेस का इतिहास देखा जाए तो पता लगेगा कि उसके भीतर समाजवाद का पौधा उग रहा था। सन 1930 से 1933 तक कांग्रेस आंदोलन जय पराजय के रास्ते से गुजर रहा था। सन 1930 में गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ हुई। नमक कानून तोड़ा गया। इस आंदोलन की चिंगारी सारे देश में आग की लपट की तरफ फैल गई। सबने अवज्ञा आंदोलन के साथ कई स्थानों पर सशक्त विद्रोह भी हुए, पर गांधी इरविन पैक्ट और गोलमेज कॉन्फ्रेंसों की समझौतावादी नीति ने इस आंदोलन की रीढ़ तोड़ दी। इन समझौतों के फलस्वरूप गांधी जी को सरदार भगत सिंह और उनके मित्रों को फांसी का तोहफा मिला। गांधी जी भगत सिंह को नहीं बचा सके। सन 1933 में गांधी जी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया गया। आंदोलन की वापसी पर सुभाष चंद्र बोस अत्यधिक क्षुब्ध थे। उन्होंने बयान दिया कि अब नए सिद्धांतों के आधार पर कांग्रेस का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। कांग्रेस के भीतर नए सिद्धांतों की खोज शुरू हुई। सन 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का जन्म हुआ।
आचार्य नरेंद्र देव ने इसके प्रथम अधिवेशन का सभापतित्व किया। आचार्य जी मूलतः मार्क्सवादी थे, लेकिन वे एक सीमा तक गांधीवादी सिद्धांतों का भी उपयोग करना चाहते थे। कम्युनिस्ट पार्टी की गांधीवादी सिद्धांतों से घृणा थी। यही कारण है कि वामपंथियों का कोई संयुक्त मोर्चा नहीं बन सका। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी रुझानों से सभी परिचित थे। सन 1936 में लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से बोलते हुए उन्होंने समाजवादी लक्ष्य तक पहुंचने की घोषणा की थी। कहने का अभिप्राय है कि उस समय देश समाजवादी विचारधारा अपनाने के लिए तैयार था। पश्चिम की ऐतिहासिक परिस्थिति के कारण वहां का माहौल भी इसके अनुकूल था। सन 1935 में हेनरी बारबूज के नेतृत्व में संसार के प्रगतिशील लेखकों को संगठित करने का प्रयास पेरिस में हुआ। 1935 में पेरिस में संस्कृति की रक्षा एवं विश्व लेखक अधिवेशन, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ राइटर्स फॉर द डिफेंस ऑफ कल्चर, उसी वर्ष पेरिस में बुलाया गया। इस अधिवेशन में प्रगतिशील लेखकों की एक अस्थायी समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार विचारक E.M. फॉस्टर थे। सन 1935 में लंदन स्थित भारतीयों में कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का निश्चय किया। इस निर्णय को कार्य रूप में बदलने का काम मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर को सौंपा गया। वहीं पर संघ का घोषणा पत्र भी तैयार किया गया, जिसका सारांश प्रेमचंद ने हंस में छापा। किसने छापा था? प्रेमचंद ने हंस पत्रिका में। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन लखनऊ में सन 1936 ईस्वी में हुआ। और ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं, दोनों प्रश्नों को पूछा जाता है। इसी वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ का आरंभ होता है। छायावादी कवियों में निराला प्रगतिशील लेखक संघ से संबंध नहीं हुए, पर उनसे बड़ा प्रगतिशील लेखक कौन होगा? उनकी प्रसिद्ध कविता तोड़ती पत्थर 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई, पर प्रगतिशील आंदोलन का प्रत्यक्ष न सही परोक्ष प्रभाव देखा जा सकता है। इस वर्ष प्रसाद का लेख यथार्थ और छायावाद छपा। तो यथार्थ और छायावाद जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसमें यथार्थवाद प्रगतिवाद से आया। भगवती चरण वर्मा विचारों से प्रतिक्रियावादी और भाग्यवाद के समर्थक थे, लेकिन 1939 ईस्वी में उनकी एक प्रगतिवादी कविता चरण मरर चू चरण मरर। तो ये किसकी कविता है? भगवती चरण वर्मा का। रही चरण मरर चू चरण मरर जा रही चली भैंसा गाड़ी छपी। जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले। प्रगतिशील लेखक संघ में प्रगतिवाद कब घुसाया, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। प्रेमचंद के अध्यक्षीय भाषण 1936 में प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं है। शिवदान सिंह चौहान के विशाल भारत में प्रकाशित लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। शिवदान सिंह चौहान का ये लेख है, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, 1937 में लिखे। मार्क्सवादी सिद्धांतों की चर्चा है, पर प्रगतिवाद की नहीं। प्रगतिशील लेखक संघ के किसी भी घोषणा पत्र में इसका उल्लेख नहीं है। सन 1938 में पंत जी में रुबाब का प्रकाशन हुआ। यानी सन 1938 में सुमित्रानंद पंत जी के संपादकत्व में रुबाब का प्रकाशन हुआ। यह मुख्यतः प्रगतिशील विचारधारा का पत्र था, किंतु इसमें भी प्रगतिवाद शब्द नहीं आ पाया। सन 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के पुनः अधिवेशन में नंदुलाल वाजपेयी ने इसी विषय पर भाषण दिया था। उस भाषण में भी यह शब्द अनुपस्थित है। सन 1942 में मुक्तिबोध का एक लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि, ये है प्रगतिवाद एक दृष्टि किसकी है? मुक्तिबोध का लेख है।
आगामी कल में प्रकाशित हुआ। आगामी एक दृष्टि, प्रगतिवाद एक दृष्टि आगामी कल पत्रिका थी, उसमें प्रकाशित हुआ। तार सप्तक 1943 ईस्वी, अपने वक्तव्य में प्रभाकर माचवे ने, अब यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, तार सप्तक जो निकली थी 1947 में, पत्रिका थी, कि अपने वक्तव्य में प्रभाकर माचवे ने भी प्रगतिवाद का उल्लेख किया है। तो प्रगतिवाद शब्द जिसका अभी तक किसी ने उल्लेख नहीं किया था, वो मिलता है प्रभाकर माचवे के उल्लेख वक्तव्य में। स्पष्ट है कि 1942 के पहले प्रगतिशील साहित्य की आलोचना में मार्क्सवादी सिद्धांतों की जकड़बंदी का प्रवेश हो चुका था। मुक्तिबोध ने अपने लेख में इसके सैनिक रूप का उल्लेख किया है। वे इस आंदोलन की शिविरबद्धता को देखते हुए इसकी सेना में शामिल नहीं हुए। सन 1960 में सुमित्रानंद पंत एक लेख लिखते हुए उन्होंने अपने को प्रयोगवादी कहा है, यद्यपि उनसे बढ़कर प्रगतिवादी कौन हो सकता है। पंत जी 1937-38 में प्रगतिशील रचनाएं लिखने लगे थे। इनका संग्रह युगवाणी में हुआ। जीवन संघर्ष देता सुख लगता ललाम, ग्राम्य 1940 में भी इस आंदोलन का स्पष्ट प्रभाव है। इसमें ग्राम्य जीवन के प्रति वैचारिक सहानुभूति की गई है। इस धारा को रोकने का प्रयास भी कम नहीं हुआ है। 1938-39 में अज्ञेय विशाल भारत के संपादक हुए। इसके माध्यम से उन्होंने इसका विरोध करना आरंभ कर दिया था। यद्यपि 1947 तक वे इसकी गोष्ठियों में सम्मिलित होते रहे। भगवती चरण वर्मा विचार पत्र के माध्यम से इसका विरोध करने लगे। इलाचंद्र जोशी प्रयाग का परिमल भी इसके विरोध में थे। इलाचंद्र जोशी और प्रयाग का परिमल। और कौन था? भगवती चरण वर्मा का विचार पत्र, मतलब भगवती चरण वर्मा अपने पत्र विचार से विरोध कर रहे थे। 1942 में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध देश में जो आंदोलन हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ने उसका साथ नहीं दिया। फलतः वह देश की मुख्य धारा से कट गई। इसका प्रभाव प्रगतिशील आंदोलनों पर भी पड़ा। यद्यपि इप्टा, भारतीय जननाट्य संघ 1943, जिसको इप्टा कहते हैं, के माध्यम से फांसीवाद के विरुद्ध जन जागरण की मशाल जलाई गई, और फिर भी 1951 तक आंदोलन बिखर गया। इस बिखराव का संकेत सन 1950 में लिखे गए रामविलास के एक नोट में मिलता है। हम में से कई लोग साहित्य में प्रगतिवाद नामक धारा का प्रतिपादन करने लगे। समकालीन साहित्य की अन्य सभी धाराएं इससे बाहर कर दी गई थी। सभी देशभक्त लेखकों का संगठन समकालीन साहित्य की अन्य सभी धाराएं इससे बाहर कर दी गई थी। सभी देशभक्त लेखकों का संगठन बनने के बदले वह धाराओं में केवल एक धारा का प्रतिनिधि बना। उन्होंने एक दूसरा संगठन अखिल भारतीय जनवादी लेखक संघ बनाने का सुझाव दिया। अब इस नाम का एक संगठन बन गया है। किंतु यह अपनी एकांगिता और कट्टरता में प्रगतिशील लेखक संघ से मीलों आगे है। जैसा कि शर्मा जी ने अपने उक्त उद्धरण में प्रगतिवाद की संकीर्णता का उल्लेख किया है, वह प्रगतिवादी कवियों की नामावली से स्पष्ट है। प्रगतिवाद के 3 कवि जैसे ढाक के 3 पात, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन, इन तीनों को उन्होंने कहा कि ये प्रगतिवाद के 3 कवि जैसे ढाक के 3 पात, ढाक का जो वो होता है उसमें 3 पत्ते होते हैं, तो उनमें नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन को तो कृपांक देकर उस श्रेणी में डाला गया है। असली प्रगतिवादी 2 ही हैं, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। इन दोनों को लेकर आलोचकों में ठन गई। जिस काव्य आंदोलन में 2 ही कवि हों, उसकी संकीर्णता स्वतः सिद्ध है। इस आंदोलन से इतना लाभ अवश्य हुआ कि लेखकों में विशिष्ट सामाजिक चेतना उत्पन्न हुई।
नागार्जुन का समय 1911 ईस्वी। जन्मना कवि। प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। लालू साहू, नेवला, कटहल, घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ। मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। अंग्रेजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय से कोई सरोकार नहीं। कुछ दिन काशी में रहकर संस्कृत की पढ़ाई अवश्य की है। ठेठ देसी संस्कारों ने भी उन्हें पश्चिमी प्रभावों से बचाए रखा। इस अर्थ में संभवतः वे अकेले हैं। महात्मा गांधी की अहिंसा आंदोलन और हृदय परिवर्तन में उन्हें आस्था न थी, किंतु उनके मृत्यु पर श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने लिखा, व्यक्ति व्यक्ति के मंदिर में विद्यमान हो, निविड़ तिमिर में देव तुम्हारी जाज्वल्यमान हो। धाकचो खोकेन बोई जे गांधी महात्मा में उनके प्रति आदर व्यक्त किया गया है। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में सक्रिय योग देने के कारण उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी, किंतु उसी क्रांति को नागार्जुन ने खिचड़ी विप्लव और संपूर्ण भ्रांति कहा है। सन 1962 में चीनी आक्रमण के समय कम्युनिस्टों की नीतियों से सहमत न होकर उनसे अलग हो गए, किंतु किसानों मजदूरों की पक्षधरता को भी आंच न आई। कवि की घोषणा है, प्रतिबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ। इसकी प्रतिबद्धता बहुजन समाज कल्याण के लिए तो है ही, अपने आप को व्यामोह से उबारने के खातिर भी है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे वह संबद्ध न हो। राग से, द्वेष से, आस्था से, अनास्था से वह आबद्ध है। किससे? स्वजन परिजन के प्यार की डोर में, प्रियजनों के पलकों की कोर में, तीसरी चौथी पीढ़ी के दंतुरित शिशु सुलभ हास में। ये आबद्ध कविताएं अधिक संयमित, सरस, मर्म स्पर्शी हैं। सब मिलकर उनके 20 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें से बहुत सारी ऐसी कविताएं भी हैं जो सपाट, उबड़-खाबड़, दलीय और पोस्टरी हैं। इसके कारण नागार्जुन के मूल्यांकन में बाधा पहुंचती रही है। इन अत्यल्पजीवी कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने दीर्घजीवी कविताएं भी लिखी हैं। उनकी कविताओं को छांटकर एक छोटा सा काव्य संग्रह भी निकला है। दलीय और पोस्टरी कविताएं उनके पक्ष को कमजोर करती हैं, किंतु बेहतर कविताओं के लिए वे ऊर्जा देती हैं। उनकी कविता का मूल सूत्र है डेविएशन। इसी सूत्र के सहारे हम उनकी मूल्यवत्ता और कलात्मकता तक पहुंच सकते हैं। पछाड़ दिया मेरे अस्तित्व ने, ऐसी ही कविता है। बचपन का लौटना, पंकिल कछार में भारी खुरों के निशान, नीलकंठ की उड़ान। डेविएशन का अर्थ होता है झुकना या विचलन, जिसको कहते हैं झुकाव या विचलन। इसी सूत्र के सहारे इसी सूत्र के सहारे हम उनकी मूल्यवत्ता और कलात्मकता तक पहुंच सकते हैं। पछाड़ दिया मेरे आस्तिक ने, ऐसी ही कविता है। बचपन का लौटना, पंकिल कछार में भारी खुरों के निशान, नीलकंठ की उड़ान, सूर्योदय का प्रकाश बिंब आदि देखकर वह कह उठता है, ओम नमो भगवते भास्कराय। अशिथिल समाधि की कविता इस प्रकार वस्तुओं का अन्यथाकरण कर देती है, यह उसका प्रमाण है। इस डेविएशन से कविता का अपना कलात्मक सौंदर्य निखर उठता है। रवि बाबू में वह वर्ग भेद से डिविएट करता है। वे पूछते हैं कि रवि बाबू को संपन्नता का आडंबर क्यों छू नहीं गया, इससे उनकी प्रतिभा की लौ मध्यम क्यों नहीं हुई। नागार्जुन की दृष्टि में वे विश्ववंद्य महाकवि हैं। यहाँ पर वे बधी बधाई पद्धति को तोड़कर
कवि के काव्योत्कर्ष समतामूलक दृष्टि और मानववाद की आशंसा करते हैं। केदारनाथ अग्रवाल पर लिखी गई कविता ओ जनमन के सजग चितेरे। ओ जनमन के सजग चितेरे किस पे लिखी गई है? केदारनाथ पर, केदारनाथ अग्रवाल पर। में कवि भावनात्मक तन्मयता में डूबकर शुक्ल जी के शब्दों में जिस भाव वियोग की सृष्टि करता है वह अद्वितीय है। परिजन से आबद्ध ऐसी कविता दूसरी नहीं है। ग्राम में लय ताल पर थिरकती बुंदेलखंडी संस्कृति और धरती में रंगी आत्मीयता से सराबोर, बीच बीच में सधे बिंब कविता में जान डाल देते हैं। नीलम की उजली घाटी में श्वेत कमल कानन है बाधा। स्वयं केदार की बुंदेलखंडी संस्कृति और किसानी बिंबों से साकार करते हैं। कालिंजर का चौड़ा सीना वह भी तुम हो, ग्राम वधु की दबी हुई कजरारी चितवन वह भी तुम हो, कुपित कृषक की टेढ़ी भौवें वो भी तुम हो, खड़ी सुनहली फसलों की छटा निराली वो भी तुम हो। उनके आत्मीयजनों में पत्नी है, शिशु है, जन्मभूमि है और एक विचित्र जंतु नेवला। सिंदूर तिलकित भाल में वे पत्नी के साथ गांव के पूरे परिवेश को याद करते हैं। याद आते स्वजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, स्मृत विहंगम की कभी थकने न देती पाँख। याद आता मुझे अपना वह तैरानी ग्राम, याद आती लीचियाँ वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और तालम खान। गुलाबी चूड़ियाँ वात्सल्य का नमूना है, तो तन गई रीढ़ यह तुम थी, तन गई रीढ़ यह तुम थी प्रेम कविताएं हैं दोनों तरह की, यानी गुलाबी चूड़ियाँ और तन गई रीढ़ यह तुम थी प्रेम कविताएं हैं। दोनों तरफ की कविताएं पारंपरिक वात्सल्य और प्रेम वर्णन से भिन्न है। वह तुम थी में वे लिखते हैं, कर गई चाक तिमिर का सीना जोत की फांक यह तुम थी, अचानक उमगी डालों की संधि में छरहरी टहनी पोर पोर में गसे थे टूसे यह तुम थी। इस प्रेम में जनपदीय जीवन है, उसकी ताजगी दोनों है। जोत की फांक टू से भादों की तलैया की कोई किसान कभी कह सकता है। नेवला जैसे नाचीज जानवर के प्रति जेलखाने के बंदियों की आत्मीयता देखते ही बनती है। जेल जीवन का नीरस और एकांत परिवेश नेवले की उछल कूद और जिज्ञासा से रसाद्र हो उठता है। अपनी जमूरा शैली और बदकही के कारण पूरा प्रसंग नाटकीय हो जाता है। जनपदी मौसम, ऋतुचक्र, पेड़ पौधे, फूल फल उनकी चेतना में ऐसे रचे बसे हैं जैसे धमनियों में दौड़ने वाला खून। उनके सौंदर्य चित्रण में कवि का उल्लास भी बरसता चलता है। पाठक कवि के साथ खेतों की मेड़ों पर घूमता, कछारों में उतरता, गेहूं धानों की बालों को छूता चूमता, मौलश्री कटहल की टटकी गंध को सूंघता, वंशी मादल के स्वरों पर झूमता, किशोरियों के कोमल कंठों में डूबता, आज के उबड़ खाबड़ जीवन को नया अर्थ और आस्तिकता देता है। कुछ उदाहरण देखिए। धिन धिन धमक धमक मेघ बजे, पंक्तियाँ और गायब हैं। गीली भादो रैन अमावस, कैसे ये नीलम उजास के अच्छत छीट रहे जंगल में। मौलसिर के ढेर ढेर के ताजे टटके फूल, अपनी गवई पगडंडी के चंदन वर्णी धूल। मृगछाला पर उपलथी मारे, मदिरालय आँखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोरम अंगुलियों की। वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन की राजनीतिक सामाजिक कविताओं में धार वहां आती है जहां उनके सवर पुत्र और दुर्वासा का प्रवेश नहीं है, जहां विषय वस्तु गांव के परिवेश से उठाई गई है। इन चित्रणों में वे स्वयं शामिल हैं। प्रेत का बयान, मास्टर ऐसी कविताएं हैं वे स्वयं भी तो इसी वर्ग के हैं। कैसे लिखूं शांति की कविता, अमन चैन को कैसे कड़ियों में बांधूं, मैं दरिद्र हूँ पुस्त पुस्त की यह दरिद्रता, कटहल के छिलके जैसी खुरदरी जीभ से मेरा लहू चाटती आई। मैं न अकेला, मुझ जैसे तो लाख हैं, कोटि कोटि हैं। मृत्युभीत दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, रोमांटिक कविताएं बहुत लिखी गईं।
लिखी गई हैं, किंतु मृत्यु का यथार्थ नागार्जुन के यहाँ मिलेगा। प्रेत का बयान की भाषा पर भी प्रेत की छाया मंडरा रही है। दुखहरण मास्टर जी ने तो जीवित प्रेत, दुखहरण मास्टर तो जीवित प्रेत हैं। घून खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता नाच बाचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे। बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह दुखहरण मास्टर गढ़ता आदम के साचे। जिस तरह मास्टर में शिक्षा व्यवस्था के साथ स्कूली इमारत की बुनियाद उजागर करते हुए गांव को भी रेखांकित किया गया, उसी तरह अकाल और उसके बाद में अकाल के साथ गांव घर की खस्ता हालत भी उभरती है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। बहुत बड़ी बात कह गए हैं नागार्जुन इस कविता में। नागार्जुन के भाषिक मुहावरे ठेठ गांव के हैं। जहां संस्कृत की सदी हुई पदावली मिलेगी वहां पर गवई रंग चढ़ा हुआ है। जहां पर संस्कृति की सदी हुई पदावली मिलेगी वहां पर भी गवई रंग चढ़ा हुआ है। एक कवि एक ही कविता में वे सफलतापूर्वक कई प्रकार की पदावलियों, छंदों, लयों का प्रयोग करते हैं। छंदोबद्ध कविताओं में मैदानी नदियों का संयमित प्रवाह है तो मुक्त छंदों में पहाड़ी नदियों की चंचलता। वे शैली की खोज नहीं करते, शैली स्वयं उन्हें खोजती है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह नागार्जुन के विषय में कह रहे हैं कि वे शैली की खोज नहीं करते, शैली उन्हें स्वयं खोजती है। जगह जगह गांव की धरती का खुरदुरापन अपनी उर्वरता और ऊर्जा के साथ उपस्थित है। उन्होंने ठीक ही कहा है, जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। अगले कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।